नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम जो है क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 2 लेके आए हैं, जिसमें आपके आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इससे पहले हम आपकी एक वीडियो करा चुके हैं, उसमें जो है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और आपका हम फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट करा चुके हैं। उसमें भी हमने आपके लिए 2 वीडियो रखी थी, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन की। इस पे इसी प्रकार जो है हम आपके सारे चैप्टर्स कराएंगे, जिसमें एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो होगी और एक ऑब्जेक्टिव की क्वेश्चन की। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हमारा पहला प्रश्न आता है कि महाजनपद से आप क्या समझते हैं? तो महाजनपद क्या होते थे? तो महाजनपद प्राचीन भारत में मौजूद राजनीतिक इकाइयां थीं। ये राज्य या प्रशासनिक इकाइयां थीं। इसमें पॉइंट आता है नंबर 1, महाजनपदों की संख्या थी जो 16 थी। इनमें से सबसे बड़ा महाजनपद मगध था। तो महाजनपद जो है प्राचीन भारत में जो है मौजूद जो क्या थी, एक राजनीतिक इकाइयां थी और ये राज्य प्रशासनिक की इकाइयां थी। तो प्राचीन काल में जो है भारत में 16 महाजनपद थे, जिनमें सबसे बड़ा जो जनपद था वो था मगध, और मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। और इसमें आता है सेकंड पॉइंट, महाजनपदों में ज्यादातर राजतंत्रीय राज्य थे। तो जो महाजनपद थे उनमें सभी में राजतंत्रीय राज था, यानी कि राजा शासक करता था। इनमें राजवंशीय राजाओं के पास पूर्ण शक्तियां थी। तो इसमें जो राजा होते थे उनके पास सारी की सारी शक्तियां होती थी, प्रजा को कंट्रोल करते थे और जो वो चाहते थे वही किया जाता था, उनकी जो है मनमानी चलती थी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, कुछ महाजनपद गणतंत्र भी थे, जिन्हें गढ़ या गढ़संघ या गणराज्य के नाम से भी जाना जाता था। तो इसमें जो है कुछ महाजनपद जो है गणतंत्र भी थे। और आगे आता है, महाजनपदों की स्थापना कई जनपदों को मिलाकर मिलाकर की जाती थी। तो जो महाजनपद होता था उसको जो है कई जनपदों से मिलाकर जो है महाजनपद बनता था। जैसे कि आज के टाइम पे कई गांव को मिलकर एक शहर बनता है, फिर शहरों को मिला के, मंडलों को मिला के जो है एक राज्य बनता है, और फिर कई सारे राज्यों को मिलाकर जो है एक देश बनता है, और उन सभी देशों को मिलाकर एक जो है महाद्वीप बनता है, और पूरे महाद्वीप को मिलाकर एक जो है दुनिया बनती है। ऐसे ही वहाँ पहले भी जनपदों को मिलाकर जो है एक महाजनपद बनाया जाता था। उदाहरण के लिए कौशल महाजनपद में शाक्य और काशी के जनपद शामिल थे। अगला पॉइंट आता है, महाजनपदों के राजाओं के पास बड़ी सेना होती थी। तो जो महाजनपद होता था उनके राजाओं के पास जो है बड़ी सेना होती थी। अब नेक्स्ट आता है, इसी में ज्यादातर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों के में किलेबंदी भी की गई थी। अगला पॉइंट आता है, महाजनपद ज्यादातर विंध्य के उत्तर में स्थित थे और पूर्व में बिहार से लेकर उत्तर पश्चिम सीमा तक फैले हुए थे। महाजनपदों का युग उत्तर वैदिक काल में शुरू हुआ था। तो महाजनपदों का जो युग था वो उत्तर वैदिक काल में शुरू हुआ था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि मगध साम्राज्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मैंने अभी आपको बताया था कि मगध साम्राज्य जो है पहले के उन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था और इसकी राजधानी जो है पाटलिपुत्र थी। तो मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। आधुनिक पटना तथा गया जिला इसमें शामिल थे। जो आज के टाइम पर जो बिहार की राजधानी पटना है और गया जिला है, इस मगध राज्य में जो शामिल थे। इसकी राजधानी ग्रीब्रिज थी और वर्तमान राजधानी राजगृह थी। बाद में पाटलिपुत्र बनी थी। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अभियान चिंतामणि के अनुसार मगध को कीकटवी कहा गया। तो मगध की राजधानी जो शुरुआत में थी गिरिब्रिज, यानी कि वर्तमान में उसे जो है राजगीर कहा जाता है, तथा बाद में जो है मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बनी। और मगध का सर्वप्रथम उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है। और अभियान चिंतामणि के अनुसार मगध को कीकटवी कहा गया है। अब इसी में हमारा नेक्स्ट आता है, गौतम बुद्ध के पूर्व वैद्रथ वंश के वैद्रथ राज तथा जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे। यह पूर्वी गंगा के मैदान में स्थित था। मगध की सीमाएं उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक थीं। पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक फैली हुई थी। तो ये जो है मगध का विस्तार था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं? यानी कि
अशोक का धम्म क्या था? तो अशोक के धम्म से तात्पर्य है अशोक की नैतिक संहिता से प्राणियों का वध ना करना, जीव हिंसा ना करना, बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर एवं सभी उचित व्यवहार भी धम्म के अंतर्गत आते थे। मौर्य साम्राज्य के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अनेक अभिलेखों का निर्माण कराया। तो अशोक जो है मौर्य वंश का तीसरा शासक था। इससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार जो है इसके शासक रह चुके थे। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। तो अशोक जो है मौर्य धर्म का सबसे बड़ा शासक माना जाता है। और आगे है, अभिलेखों के माध्यम से अशोक ने नैतिक शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया, जिन्हें अशोक का धम्म कहा गया। तो अशोक ने जो है धम्म के माध्यम से जो है नैतिक शिक्षाओं का प्रसार प्रसार भी कहा। आगे इसमें आता है कि अशोक के धम्म में ये शिक्षाएं शामिल थी, यानी कि जिसमें नंबर 1 पे आ जाता है साधुता यानी सज्जनता का व्यवहार करना, परोपकार और कल्याणकारी कार्य करना। तो ये जो है उसके धम्म में शामिल थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है पाप ना करना, दूसरों से मीठी बाड़ी में बात करना, दूसरों के साथ प्रेम भरा मधुर व्यवहार करना और लगातार दान कर्म करते रहना। तो ये जो है सभी उसके धम्म में शामिल थे। और इसमें आगे आता है जीवों पर दया करना, यानी कि हिंसा ना करना, उन्हें ना मारना, प्राणियों का वध ना करना, जीव हिंसा ना करना, माता पिता और बड़ों की आज्ञा मानना। तो ये जो है अशोक के धम्म में सभी कुछ शामिल थे, जो कि आपको अगर इस प्रकार अगर आप अपने पेपर में लिख के आते हैं तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, लेकिन उन्होंने कभी व्यक्तिगत धार्मिक विचारों को जनता पर लादने का प्रयास नहीं किया। अशोक ने जो है बौद्ध धर्म तो अपना लिया था, लेकिन उसने लोगों पर जो है अपना व्यक्तिगत जो धार्मिक विचार थे उन्होंने जनता पर लादने का कोई भी प्रयास नहीं किया। अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को 261 ईसा पूर्व के बाद जो अपनाया था, क्योंकि 261 ईसा पूर्व में जो है उन्होंने एक युद्ध लड़ा जिसे हम कलिंग युद्ध के नाम से जानते हैं। और कलिंग युद्ध में इतना रक्तपात हुआ कि उसे देखकर अशोक ने जो है उसे छोड़ने का उसे छोड़ने का जो है प्रयास किया और उसने जो है बिल्कुल उसे छोड़ दिया, बिल्कुल त्याग दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। और बिल्कुल वह जो है बिल्कुल ना हिंसा करने के बिल्कुल रास्ते पर चल पड़ा। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या क्या कार्य किए? तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों का प्रचार किया। उन्होंने दूर दराज के स्थानों पर मिशनरियों को भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से अपने जीवन को प्रेरित कर सकें। इन मिशनरियों में उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा भी शामिल थे। तो उन्होंने जो है अपनी सब पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को जो है श्रीलंका में भेजा था ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। अब इसी में आता है नंबर 1 पॉइंट, उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपने शासन स्तंभों पर लिखवाया। नेक्स्ट पॉइंट आता है, उन्होंने धार्मिक शिलालेख बनवाए जिनमें उन्होंने अपनी प्रशासनिक नैतिकता और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को बताया था। और उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों की नियुक्ति की और उन्हें विभिन्न भूखंडों में भेजा। तो ये जो है सभी उनके प्रचार प्रसार में शामिल थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका में भेजा था। उन्होंने बौद्ध उत्सवों का समर्थन किया और उन्होंने कई बौद्ध पवित्र स्थलों की भी स्थापना करवाई, जिन्हें हम कभी कभी स्तूप के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, उन्होंने धम्म महामत्ता के नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह पर जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। और नेक्स्ट पॉइंट आता है, उन्होंने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए, यानी कि लिखवा दिए। और उन्होंने पूरे दक्षिण एशिया और मध्य एशिया में बौद्ध भिक्षुओं के लिए कई स्तूप और संगाराम, विहार, चैत्य और आवास बनवाए थे। तो मैंने जो है अभी आपको बताया था स्तूप, तो इसमें जो है सांची का स्तूप सबसे ज्यादा फेमस माना जाता है। और उन्होंने करीब 84,000 स्तूपों की जो है रचनाएं करवाई, बनवाए।
अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? तो कलिंग युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंतनाथन के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध 261 से 262 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। यह युद्ध भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर दूर दक्षिण में दया नदी के किनारे लड़ा गया था। अशोक ने कलिंग पर हमला किया था क्योंकि यह आधुनिक उड़ीसा में स्थित था। तो कलिंग युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया, और ये जो है किन किन के बीच लड़ा गया? अशोक और कलिंग के राजा अनंतनाथन के बीच में लड़ा गया, जो कि भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित एक दया नदी है, उसके किनारे पर लड़ा गया था। और कलिंग को जो है आज के टाइम पर हम आधुनिक उड़ीसा के नाम से जानते हैं। और यहाँ एक मजबूत नौसेना थी, यानी कि कलिंग में जो है एक मजबूत नौसेना थी। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन युद्ध में हुए हिंसा और रक्तपात को देखकर वह भयभीत हो गया। कलिंग के युद्ध ने सम्राट अशोक के जीवन में बहुत गहरा प्रभाव डाला, जिनमें से आपका फर्स्ट पॉइंट आता है, इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलने का संकल्प ले लिया था। तो ये जो मैंने अभी आपको पहले भी बता दिया था कि 261 ईसा पूर्व में जो कलिंग का युद्ध हुआ, उसमें जो है इतना सारा रक्तपात हुआ कि उसे देखकर अशोक के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसे जो है रक्तपात को देखकर भयभीत हो गया और उसने जो है अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलने का संकल्प ले लिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, अशोक ने अपने शेष जीवन को अहिंसा और धम्म विजय के लिए समर्पित करने का फैसला कर लिया, और अशोक ने भविष्य में कोई भी युद्ध ना करने का निश्चय कर लिया था। और इसीलिए जो है धीरे धीरे जो है मौर्य साम्राज्य का भी पतन होने लगा था अशोक के बाद। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी बहुत काम किया था, और अशोक ने अपने राज्य में शांतिपूर्वक निरंतर धारणा करने लगा। तो ये जो है अशोक पर जो है कलिंग युद्ध का प्रभाव पड़ा था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के चौथे शासक थे। उनके पिता का नाम चंद्रगुप्त प्रथम और माता का नाम कुमार देवी था। तो समुद्रगुप्त जो है भारत के गुप्त वंश के राजवंश के चौथे राजा थे, और उनके पिताजी का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम और उनकी माता का नाम था कुमार देवी। जो समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उनके वीर रूप को भी दिखाया गया है। समुद्रगुप्त एक उदार शासक और कला के संरक्षक भी थे। और इतिहासकार ए.बी. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त को यह उपाधि इसलिए दी गई क्योंकि वे एक महान विजेता थे और उन्होंने अपने राज्य को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया था। समुद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में कई अभियान चलाए और सभी में जीत हासिल की। इसीलिए जो है उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, और उन्हें जो है इसकी उपाधि दी गई क्योंकि वो जो है एक भी युद्ध नहीं जा रहे थे और वो जो है जीतते जीतते गए, और उन्होंने अपने साम्राज्य को जो है इतना फैला दिया, बहुत बड़ा उन्होंने अपना साम्राज्य कर दिया। उन्होंने अपने राज्य का विस्तार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में पूर्वी मालवा तक कर दिया था। समुद्रगुप्त ने मध्य भारत के वन राज्यों के राजाओं को अपना सेवक बनाया, और समुद्रगुप्त एक वीर योद्धा, साहसी, पराक्रमी और निर्भीक शासक थे। समुद्रगुप्त के शासनकाल में भारत के लिए स्वर्ण काल को भी कहा जाता है, यानी कि समुद्रगुप्त के काल को जो है भारत के शासनकाल में जो स्वर्ण काल भी कहा जाता है। आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो गुप्त काल को जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त ने जो है हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पूर्वी मालवा तक जो है इन्होंने अपने इसको जो है साम्राज्य को फैला दिया था। और समुद्रगुप्त ने मध्य भारत के जो वन के राजा थे उनको भी जो है उन्होंने अपना सेवक बना लिया था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है,
मेगास्थनीज कौन था, उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मेगास्थनीज जो है एक यूनानी राजदूत था। तो अब मैं इसमें जो है, मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। ये पुस्तक जो है आपको पेपर में पूछी जाती है एक नंबर में, कि इंडिका नामक पुस्तक की रचना जो है किसने की। तो मेगास्थनीज जो है इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। और मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था जो सेल्यूकस निकेटर के द्वारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो उन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिनको सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया। यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज 302 ईस्वी के आसपास भारत आया था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, मौर्य वंश के पतन के क्या कारण थे। तो ये प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में 10 नंबर का पूछा जाता है। अगर आप इसको ऐसे जैसे मैं करा रहा हूँ, अगर उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको 10 में से 10 नंबर मिलेंगे। तो हमारा उत्तर है, मौर्य साम्राज्य के पतन की शुरुआत सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद 232 ईसा पूर्व में हुई थी। तो अशोक का जो शासन काल है 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा और उसकी जो है मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद जो है मौर्य वंश का जो है पतन होने लगा और मौर्य साम्राज्य का काल 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है 321 ईसा पूर्व में की और इसका पतन जो है यानी कि अंत जो है बृहद्रथ की मृत्यु के साथ खत्म हो गया, जो कि बृहद्रथ की मृत्यु जो है उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी 185 ईसा पूर्व में। और मौर्य साम्राज्य का अंत अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या के साथ हुआ। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना भी कर दी थी। तो उसमें जो है आपका ये प्रश्न भी पूछा जाता है ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में कि शुंग वंश की स्थापना जो है किसने की थी। तो शुंग वंश की स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अब आते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण कितने थे, जिनमें कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे कि अशोक के बाद मौर्य शासक अयोग्य थे, यानी कि अशोक की मृत्यु के बाद जो भी शासक आए वो अयोग्य शासक थे, यानी कि उनमें कोई भी प्रबल बल नहीं था, ना ही उनमें कोई बुद्धि थी, जो कि बिल्कुल एक अयोग्य शासक थे। ना तो अपने राज्य का ख्याल रख सके और ना ही जो है वो एक अच्छे शासक बन पाए। अशोक के बाद उत्तराधिकारी कमजोर थे, यानी कि अशोक के बाद जो भी जितने भी उत्तराधिकारी आए वो सारे के सारे कमजोर थे। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन बहुत ज्यादा केंद्रित हो चुका था। आर्थिक संकट था और प्रांतों में शासन दमनकारी था। उत्तर पश्चिमी सीमाओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया था और विदेशी आक्रमण हो गए। आंतरिक विद्रोह बढ़े और साम्राज्य का विभाजन हो गया और प्रांतों ने आजादी की मांग कर दी और इस प्रकार जो है मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी और उसकी उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। उनका जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व में पटना यानी कि आधुनिक बिहार में हुआ था। इनका शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक चलता रहा। यह जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन अशोक ने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो है व्यक्तिगत धर्म कौन सा था, तो वो जैन धर्म था। और चंद्रगुप्त ने कौटिल्य की मदद से अंतिम नंद शासक गणानंद को हराया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है गणानंद को जो है पराजित करके जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी। और उनके गुरु कौन थे? कौटिल्य थे। कौटिल्य को जो है हम चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। और चंद्रगुप्त ने गंगा घाटी समेत पूरे उत्तर भारत को नियंत्रित किया था। चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। इन्होंने देश को विदेशी प्रभुत्व से मुक्त कराया और कुप्रबंधन से बचाया। चंद्रगुप्त ने गांव और नगरों की संस्थाओं का संगठन किया और उन्हें पर्याप्त आजादी दी। चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम समय में अपने बेटे बिंदुसार को
राजघाट सौंप दिया था, राजपाट सौंप दिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जब मृत्यु हुई तो उन्होंने जो है अपना सारा राजपाट अपने पुत्र बिंदुसार को दे दिया। और बिंदुसार के बाद जो है अशोक जो है चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि अशोक जो है मौर्य वंश का शासक बना। चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु से दीक्षा ली और श्रवणबेल गोला यानी कि मैसूर के पास चले गए थे, और वहीं पर जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये प्रसंग जो है मैं आपको पहले एक वीडियो में करा चुका हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो श्रवणबेल गोला में हुई थी। ये जो है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब आपका इसमें आता है इनकी प्रमुख उपलब्धियां, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं। तो आपका पॉइंट 1 आता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। उन्होंने अपने गुरु चाणक्य की मदद से अंतिम नंद शासक गणानंद को हराया था। तो आप जो है डेट देख के कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कहीं पर जो है आपको कभी कभी 321 ईसा पूर्व दी जाती है और 322 ईसा पूर्व भी दी जाती है। तो आपको अगर ऑप्शन में आए कि 322, 321 नहीं आए, अगर 322 आया तो 321 नहीं आएगा, और 321 आया तो 322 नहीं आएगा। तो इसमें जो है आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है, उन्होंने गंगा घाटी समेत पूरे उत्तर भारत पर राज किया और राजनीतिक एकता हासिल की। और उन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था, जिसे आज के बिहार में पटना के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के ज्यादातर हिस्से को एक केंद्रीय प्रशासन के तहत एकीकृत कर दिया था। और उनके शासनकाल में आर्थिक और व्यापार में सुधार हुआ, और उन्होंने सड़कों और सिंचाई प्रणालियों जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण कराया। और उन्होंने विदेशियों को अपने देश से निकालकर एक विशुद्ध भारतीय संस्कृति के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाई। तो ये जो इनकी कुछ उपलब्धियां थी। और आगे उन्होंने शांति बनाए रखने और समृद्धि लाने में सफलता हासिल की। और उन्होंने कर वसूल किए और वजन और माप को मानकीकृत किया। उन्होंने सुरक्षा के लिए कई उपाय किए, और मौर्य काल में कला, साहित्य और वास्तुकला में भी काफी विकास हुआ था। तो ये प्रश्न आपका यहीं पे समाप्त हो गया। अगर आप जो है ऐसे लिख के आते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, जो कि आपके 10 नंबर या 5 नंबर में पूछा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, मौर्य साम्राज्य के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो मौर्य साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में स्थापित होने वाला सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण साम्राज्य था। यह साम्राज्य बक्सु घाटी से लेकर कावेरी डेल्टा तक फैला था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी। यह साम्राज्य राजतंत्रीय और केंद्रीकृत था। मौर्य साम्राज्य ने अपने शासन वाले विशाल क्षेत्र में एक व्यापारिक शासन प्रणाली विकसित की। तो ये जो है अब आपको अच्छी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं जो है शुरू से ही इसमें जो है आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में बताता आ रहा हूँ। तो अब जो है आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मौर्य साम्राज्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पुरातात्विक तथ्य भी हैं, जिनमें पत्थर की मूर्तियां मौर्य कला के नायाब उदाहरण हैं। मौर्य साम्राज्य ने परवर्ती शासकों के लिए केंद्रीकृत सरकार और शासन प्रणाली की एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो आज भी मौजूद है। और मौर्य साम्राज्य से जुड़ी कुछ साहित्यिक स्रोत हैं, जिनमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मैगस्थनीज की इंडिका भी शामिल है। तो ये जो है मौर्य साम्राज्य की कुछ उपलब्धियां थी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, चाणक्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, और उन्होंने अपनी शिक्षा तक्षशिला में प्राप्त की थी। वह मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रधानमंत्री थे। चाणक्य ने नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। तो चाणक्य जो है कौन था, यानी कि वो जो है चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था, और उसी की सहायता से जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराया, और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की स्थापना की। और चाणक्य ने जो है एक पुस्तक लिखी जिसे हम अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। चाणक्य ने राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाज नीति वगैरह वगैरह विषयों पर लिखा है।
उनका रचित ग्रंथ अर्थशास्त्र मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। चाणक्य ने युवा चंद्रगुप्त को प्रभावी ढंग से शासन करने के लिए चाणक्य नीति का नाम का सूक्तियों का एक संग्रह लिखा था। आगे आता है, चाणक्य ने वित्तीय स्थिरता और विवेकपूर्ण धन प्रबंध पर जोर दिया था। चाणक्य के बारे में कई किंवदंतियां भी हैं। चाणक्य के नाम पर एक धारावाहिक भी बना था जो 1990 के दशक में दूरदर्शन पर प्रकाशित हुआ था। तो ये जो है चैप्टर अभी आपका यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि आपके दोस्त भी पढ़ सकें। और अब जो है ये चैप्टर यहीं पे आपका समाप्त हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।